अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्लास 9 इंग्लिश का मॉडल पेपर। अब आपका इंग्लिश का पेपर आने वाला है, अंग्रेजी का पेपर आने वाला है। मॉडल पेपर तो हम आज सॉल्व करेंगे, ये लाजमी सॉल्व करना है। मॉडल पेपर आपका वो पेपर है जो फेडरल बोर्ड आपको खुद देता है। वो कहता है ये है ना एक प्रैक्टिस पेपर आप लोग के लिए, या प्रैक्टिस करो ताकि अंदाजा हो जाए कि कितना दम है, कितने मार्क्स आएंगे आपके। ये आप मार्क्स अपने इससे काउंट करोगे तो आपको लगभग अंदाजा है ना हो जाएगा कि यार आपकी पेपर की कितनी तैयारी है, आपके हालात कैसे हैं। आज हम ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं, आपको सिखाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि जो सारे सवाल हैं यहाँ पे इनको कैसे अप्रोच करना है। सवाल सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम आपको बताएंगे। सोचते कैसे, सवाल का जवाब तो सही है लेकिन सोचे कैसे, ताकि जब पेपर असली आए तो तब कैसे सोचना है। तो आज है ना हम आपको ये सिखाने वाले हैं। आपके एग्जाम्स काफी करीब हैं, तो अब हम है ना सीरियस होके इस पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि आपके एग्जाम की तैयारी हो जाए। साथ में आपके एग्जाम की तैयारी के लिए हमने क्या किया था, हमने निकाला था क्लास 9 मैथ का एक पूरा वन शॉट लेक्चर गेस्ट पेपर। 6 घंटे का, 6.5 घंटे का लेक्चर था पूरा, जिसमें हमने पूरी किताब रिवाइज की थी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और वो हमारे पेपर में भी आए हैं। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोग है ना सपोर्ट दी हमें। तो हम ये सेम इंग्लिश के लिए भी करना चाहते हैं और हमने ये केमिस्ट्री के लिए भी किया। आप लोगों ने बोला कि सर केमिस्ट्री के लिए भी करें, तो ये देखें, ये है ना हमने डाला आपके लिए केमिस्ट्री के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश के लिए भी ये सेम करें, तो सबसे पहले आप ये करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले ये चीज। दूसरा, नीचे जाके कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करें। क्या कमेंट करें कि सर क्या आपको सबसे पहले हम गेस्ट पेपर निकाल के दें पूरी, या फिर हम पूरी किताब की रिवीजन करें। ये देखें हमने क्या करा, यहाँ पूरी किताब की रिवीजन निकाली केमिस्ट्री की, लेकिन आप लोगों ने बोला सर रिवाइज करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें। ये देखें हमने है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे यहाँ पे। ये देखें क्लास 9 केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर। आप लोगों ने बोला सर पहले गेस्ट पेपर फिर पूरी किताब की रिवीजन। हमें बताओ कि पहले क्या चाहिए, गेस्ट पेपर या फिर पूरी किताब की रिवीजन। वीडियो रेडी है, लाइव हम डाल देंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन पहले हमें बताओ क्या चाहिए। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको उसकी जरूरत है भी या नहीं। अगर किसी को जरूरत नहीं है तो हम डालते ही नहीं है, लेकिन अगर आप हैं कि सर हमें है ना गेस्ट पेपर पहले चाहिए, हम पहले गेस्ट पेपर डाल देंगे आप लोगों के लिए। सर हमें पहले पूरी किताब की रिवीजन चाहिए, हम है ना वो पूरा लेक्चर हम पूरा लाइव चले जाएंगे। अभी हम केमिस्ट्री के लिए लाइव जा रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए हम 8 घंटे लाइव गए हैं, तो वैसे ही हम इंग्लिश के लिए भी चले जाएंगे 5 घंटे 6 घंटे लाइव। लेकिन हमें बताओ भाई कि क्या चाहिए पहले, हम वो आपको पहले दे देंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में आ ही गए हैं तो लाइक भी करना है और कमेंट करें यहाँ पे जाके कि आपको क्या चाहिए, गेस्ट पेपर पहले चाहिए या पूरी किताब की रिवीजन चाहिए। साथ में सबसे पहला कमेंट यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहला कमेंट यहाँ पे हमने आपके लिए डाले हुए फ्री नोट्स, फ्री लेक्चर्स और फ्री गेस्ट पेपर्स। तो अगर आप ये पहली लिंक दबाएंगे, ये यहाँ पे पहली ये जो गूगल ड्राइव की लिंक है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे है ना फ्री नोट्स पड़े हुए हैं। और ये कोई एवी नोट्स नहीं है जो हमने आपको फेंक के है ना ऐसे ही दे दिया भाई यहाँ से पढ़ो, नहीं, ये वो वाले नोट्स है जो हमारे जो लास्ट ईयर के जो टॉपर बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, लगभग 300 बच्चे, ये उनके नोट्स हमने कंपाइल करके गूगल ड्राइव पर डाले ताकि आप भी है ना उन बच्चों के नोट्स देख सको जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आए थे, ताकि आपको पता चले कि यार कौन सी चीजें जरूरी हैं और नोट्स उनके कैसे दिखते हैं, ताकि आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सको। तो वो वाले नोट्स है ना आप गूगल ड्राइव से ले लीजिएगा। तो ये फोल्डर पड़ा हुआ है यहाँ पे टॉपर नोट्स, और ये हमने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। और साथ में यहाँ पे गेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, ये गेस्ट पेपर हमने हर सब्जेक्ट के लिए डाले हुए हैं और हमारे गेस्ट पेपर्स लगते हैं पेपर में कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूं। हमारे एग्जैक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखें, एमसीक्यू, ये देख रहे, ये हमने दिया था बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, और ये देखें यहाँ पे क्या आया है एग्जाम में। फिर ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी में आया था, यहाँ पे ये देखें, ये पूरा ये यहाँ पे है ना 3 सवाल है, और यहाँ पे ये देखें क्या है, यहाँ पे बिल्कुल मिलते जुलते। फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखें जो फिर ये सेक्शन सी ऐसे जो हमने बच्चों को दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, ये देखो। और फिर ये देखो जो पेपर में आया था, हमारे गेस्ट पेपर्स लगते हैं। और अभी जो एग्जाम हुए थे क्लास 10 फिजिक्स और क्लास 9 मैथ के, क्लास 10 फिजिक्स का मैं आपको दिखा दूं, 40 सवाल में से 30 से ज्यादा 80% पेपर हमारा मैच हुआ है, 30 से ज्यादा सवाल हमारे लगे हैं और हम कोई फेंक नहीं रही है। देखिए मैंने ग्रुप पे यहाँ पे भेजा हुआ है, ये सवाल देख लो और पेपर देख लो जो आया है। और यही सेम चीज हमारे साथ मैथ में भी हुई है, मैथ में भी हमारे 30 से ज्यादा सवाल लगे हैं, 80% है ना हमारा पेपर मैच हुआ है। और ये हमने है ना हमारे बैच वाले बच्चों को दिया था। तो ये गेस्ट पेपर्स हमने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप गेस्ट पेपर्स यहाँ से जाके प्रैक्टिस कर लें, पता चल जाए आपको कि यार कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और साथ में हम भी आप लोग के लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी किताब रिवाइज करेंगे और गेस्ट पेपर की भी वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक 6 घंटे 8 घंटे का पूरा लेक्चर डालें यूट्यूब पे, तो जाके कमेंट करो
कि सर हमें है ना वो पहले फुल बुक रिवीजन चाहिए, पूरी किताब रिवाइज कराएं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर हम गेस्ट पेपर डालें, ये जाके अभी कमेंट करो। और साथ में अगर आप भी 90% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये हमारी पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी है जो आपको पढ़ाने वाली है हमारी बैच में। हमारी बैच का ये आखिरी महीना चल रहा है जिसमें हम आपको एनुअल पेपर्स, पास पेपर्स, मॉडल पेपर्स और साथ में हमारे 4 गेस्ट पेपर्स हम आपको देंगे ताकि आपकी है ना अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए, ताकि आपके भी 90% मार्क्स आए। हम आपको सिखाते हैं कि आंसर कैसे लिखते हैं। ये जो हमारे 300 बच्चे हैं इनको हमने सिखाया था कि बेटा पेपर में आंसर ऐसे लिख के आओ, एग्जामिनर है आपका कंजूस, वो आपका मार्क्स कहाँ काटता है वो हमें पता है। हम आपको बताते हैं कि भाई आंसर ऐसे लिख के आओ ताकि एग्जामिनर सर पकड़ रहा है अपना बाल नोच ले कि यार मैं कहाँ से मार्क्स इसके काटूं, तो वो भी परेशान हो जाएगा। हम आपको सिखाते हैं कि आंसर ऐसे लिखो ताकि आपके मार्क्स कटे ही नहीं। तो अगर आप भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 800 रुपए एक सब्जेक्ट के हैं, और अगर आप सारे 7 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो 3000 रुपए। तो आप हमें है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें और हम आपको हमारी बैच में ऐड कर लेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आंसर कैसे लिखते हैं, और गेस्ट पेपर्स भी आपको देंगे जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो आने वाले हैं, हम उसके आंसर्स आपको लिखवाना सिखाएंगे ताकि आपके भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स आए। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा क्लास 9 इंग्लिश का सेक्शन ए। एमसीक्यूज है ना हम सारे सॉल्व करते हैं। अब एडवर्ब एक ऐसा अल्फाज होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब क्या होता है? एक ऐसा अल्फाज होता है जो वर्ब को ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। वर्ब क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे आप भाग रहे हैं, ठीक है, आई एम रनिंग, ठीक है, तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं कि आई एम रनिंग फास्ट, ठीक है। क्या हो गया? आप है ना डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके वर्ब को, आपके एक्शन को ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं। एडवर्ब्स ये होते हैं। एडवर्ब्स को पहचानने के लिए यहाँ पे हमें ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। एडवर्ब्स को पहचानने के लिए एक सबसे बड़ी ट्रिक है ना जो हम बताते हैं, वो ये है कि जो अल्फाज आपका इससे एंड करता है, ठीक है, 2 आपको है ना यहाँ पे देखिए, एल और वाई। अगर आपका कोई सा भी एक वर्ब है, ठीक है, वर्ड एक कोई सा भी हो यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे डैश डाल लिया, कोई सा भी हो, अगर वो एल वाई से कम फिनिश हो रहा हो, ठीक है, आखिर में एल वाई आ रहा हो, इसका मतलब क्या है? वो एडवर्ब है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा फास्ट, फास्टली, ठीक है, ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी डाल दिया, ठीक है। एक और हम यहाँ पे डालते हैं फ्यूरियसली, ठीक है, ये क्या है? एडवर्ब बन गया। कैसे? ये वर्ब्स को है ना डिस्क्राइब करेंगे। एडवर्ब्स की ये है ना एक होती है कि 95% आपके जो एडवर्ब्स होते हैं ना वो एल वाई से फिनिश होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, द कैट इज फरी। नहीं, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई अल्फाज नहीं है जो आपके वर्ब को है ना डिस्क्राइब करे। यहाँ पे कोई वर्ब भी नहीं है। कैट, फरी नहीं, फरी क्या है? एडजेक्टिव है। कैट क्या है? नाउन है। वर्ब है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। फिर शी सैंग ब्यूटिफुली एट द कॉन्सर्ट, ये देखें यहाँ पे, ये ब्यूटिफुली, ये आपका एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये गा रही है। सैंग, सैंग क्या है? गाना क्या है? वर्ब है। ये आप गा रहे हो, ठीक है। आप कैसे गा रहे हो? बहुत खूबसूरत तरीके से आप गा रहे हो, ब्यूटिफुली, तो इसलिए इसका आंसर है ना बी हो गया डायरेक्टली, ठीक है। आगे ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये है ना गारंटीड है कि भाई ये एडवर्ब है, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन फिर भी है ना हम मॉडल पेपर वैसे प्रैक्टिस करें तो देखिए, द बुक ऑन द टेबल इज न्यू, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई एडवर्ब भी नहीं है। ये भी एक और ट्रिक हो सकती है, आप लोग ये देख सकते हैं कि यार सेंटेंस में कोई वर्ब है या नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे ही इज अ फास्ट रनर, यहाँ पे भी कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे रनर है, ठीक है, वो क्या हो गया? नाउन हो गया। फास्ट एडजेक्टिव हो गया। तो सिर्फ एक ही सेंटेंस है जिसमें वर्ब है, क्या है? सैंग, और वो आपको है ना डिस्क्राइब कैसे कर रहा है? ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, पहला सवाल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि पिक आउट द सेंटेंस विथ द करेक्ट यूज ऑफ मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज along with appropriate transitional device, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें क्या हो? मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से मेन, ठीक है, मेन सेंटेंसेस में या मेन क्लॉजेस लिखने वाला हूँ। लेट्स से आई बॉट अ कार, मैंने ना गाड़ी एक खरीदी, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बिकॉज आई लाइक, यहाँ पे नहीं बिकॉज हटा दे, बिकॉज आई लाइक ड्राइविंग, मैंने लिखा यार मुझे गाड़ी चलाना है ना बहुत पसंद है, ड्राइविंग पसंद है यार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिकॉज आई लाइक ड्राइविंग, ठीक है। ये क्या है? ये आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को हम एक और चीज भी कहते हैं जो हमने ना हमारे लेक्चर्स में आपको बताया है, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे हम कहते हैं डिपेंडेंट, ठीक है, ये इसका एक और नाम है।
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब ये है कि यार ये किसी और चीज पे डिपेंड करता है, बस तर्जुमा कर लें। और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? ये है ना, खुद अकेले भी रह सकता है। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बॉट अ कार, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, सेंटेंस पूरा हो गया, मुझे और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिपेंडेंट, मतलब इसके साथ ये जो सेंटेंस है ना, बिकॉज आई लाइक ड्राइविंग, साथ में मुझे कुछ और डालना पड़ेगा, वरना नहीं तो आपका सेंटेंस है ना वो खाली अधूरा, इनकम्प्लीट होगा। कैसे? बिकॉज आई लाइक ड्राइविंग, इसका आप तर्जुमा करें, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना पसंद है, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना पसंद है। मैं अगर यहाँ पे रुक गया, सामने वाला बोलेगा आगे तो बोलो, क्योंकि मुझे पसंद है, आगे उसको तो बोलो। आगे क्या है? आगे यहाँ पे हम लिखेंगे एक कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है? बिकॉज आई लाइक ड्राइविंग, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना पसंद है, इसलिए मैंने गाड़ी खरीदी है। ठीक है, ये होते हैं आपके क्या? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, मेन कोऑर्डिनेट, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैंने पढ़ाते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब ही ये होता है। ठीक है, और आसान भी रहता है याद करना। लेकिन अगर मेन और सबऑर्डिनेट ऐसे एग्जाम में दे दिया तो आपको ये याद होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन से होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। अब हम आते हैं मॉडल पेपर में, और यहाँ पे अगर हम देखें कि सबसे पहला क्या है ऑप्शन? शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज शी नीडेड मिल्क। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, शी वेंट टू द स्टोर, वो गई स्टोर से, स्टोर पे गई। ठीक है, सही है। क्यों? क्योंकि उसको खरीदना था क्या? दूध। अब ये है ना, यूज कर रहा है आपका मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो तो सही है, लेकिन गलत तरीके से यूज कर रहा है। कैसे गलत तरीके से यूज कर रहा है? क्योंकि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अलोंग विथ अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। इसका मतलब ये है कि जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कि ये है ना आपका ट्रेडिशनल है ना, एक स्टाइलिंग फीचर है। ठीक है, तो आपको है ना ऐसे यूँ लिखना है, बिकॉज आई लाइक ड्राइविंग आई बॉट अ कार। ये उस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, भले वो सब ऑर्डिनेट और मेन क्लॉज यूज कर रहा हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस, उसकी वजह से है ना ये जो आपका ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, बिकॉज शी नीडेड मिल्क। ठीक है, अच्छा उसको दूध चाहिए था, वो है ना मार्केट चली गई, सही है। बिकॉज शी नीडेड मिल्क, शी वेंट टू द स्टोर। मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों यूज हो रहे हैं, और साथ में ट्रांजिशनल डिवाइस भी है, वो भी अप्रोप्रिएट है, सही है। तो ये है ना इसका सही ऑप्शन है। आप यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन आगे भी है ना हम साथ में देख लेते हैं थोड़े से ऑप्शंस। शी वेंट टू द स्टोर, शी नीडेड मिल्क। अब यहाँ पे एक फुल स्टॉप यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है? वही फुल स्टॉप की तरह ही होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप देखिए बाकी सेंटेंसेस पे बिकॉज यूज किया गया है। क्यों? एज ए कनेक्टिव। यहाँ पे कनेक्टिव नहीं है, उसकी वजह से ये गलत, ये आप है ना कट करते हैं। फिर यहाँ पे बिकॉज शी नीडेड मिल्क, फिर फुल स्टॉप आ गया यहाँ पे। शी वेंट टू द स्टोर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है उसको एज अ मेन क्लॉज यूज किया गया है, बिकॉज शी नीडेड मिल्क। अगेन वही मैंने आपको बोला, क्योंकि आपको दूध चाहिए, आपने फुल स्टॉप लगा दिए, सेंटेंस खत्म। नहीं, ये गलत है, आगे बोलो, आगे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। शी वेंट टू द स्टोर, कॉमा लगेगा, इसलिए ये गलत हो गया। इसका जो आंसर है ना फाइनल, वो हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे, द रेड कार स्पेड डाउन द हाईवे। ठीक है, अच्छा एक लाल गाड़ी है, वो है ना हाईवे पे है ना भाई, बहुत तेजी से चल रही है। ठीक है, तेज स्पीड बढ़ा दी उन्होंने। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए मैं। अच्छा, अब अगर हम ऑप्शन देखें, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की टाइप्स पूछ रहा है। आपको ये तो पता है कि यार अच्छा ये है ना लाल है यहाँ पे। ठीक है, अब है ना ये कौन सा टाइप का एडजेक्टिव है? ये है ना डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी को डिस्क्राइब कर रहा है कि अच्छा ये गाड़ी है ना लाल है, इसलिए ये ना डेमोन्स्ट्रेटेड है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी वो उसके साथ है ना कनेक्ट नहीं कर रहा, वो है ना डिस्क्राइब कर रहा है। पोजेसिव और इंटेरोगेटिव भी इसलिए नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका मतलब ये है कि हमें एक तो प्रेजेंट टेंस चाहिए, दूसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है कि जो आपकी एंडिंग है ना, यहाँ पे एंड किससे करना चाहिए? वो होना चाहिए एंड ING से। ठीक है, आखिर में आपके पास ING होना चाहिए और साथ में प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई एक अल्फाज लिख लिया, ठीक है, रन, ठीक है, आई एम, अच्छा ये तो गलत अल्फाज हो जाएगा, रन लिखा मैंने, ठीक है, रन, फिर उसको है ना मैं कंप्लीट करूंगा रनिंग, तो ये क्या हो गया? आपका एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया।
ठीक है, लेकिन साथ में कॉन्टेक्स्ट को भी ख्याल से रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, ही लव्स टू रीड शॉर्ट स्टोरीज। ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे ये जो लव्स है ना और रीड है, ये भले प्रेजेंट टेंस में हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आईएनजी नहीं है, आईएनजी ख्याल रखना है, ये चाहिए हमें, और साथ में प्रेजेंट टेंस चाहिए। क्योंकि ये दोनों यहाँ पे नहीं है, उसकी वजह से ये ऑप्शन है ना यहाँ पे गलत गया। फिर दूसरा ऑप्शन, द चिल्ड्रन आर लाफिंग अप्रोरियसली, ये सही आंसर है। क्यों सही आंसर है? क्योंकि एक तो यहाँ पे लाफ, ठीक है, लाफिंग, लाफ आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, लाफ्ड नहीं है। तो एक तो प्रेजेंट टेंस आ गया, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस नहीं, विल, लाफ ऐसा नहीं, लाफिंग मतलब अभी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, और साथ में आईएनजी पार्टिसिपल, उसकी वजह से है ना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा है ना बी हो गया। आगे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम है ना देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है कि स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्टिविटी। अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा, स्विमिंग यहाँ पे नाउन है, ठीक है, एज अ वर्ब। ये नहीं कह रहे कि ही इज स्विमिंग, नहीं, वर्ब होता है, चलो सही है, लेकिन ये क्योंकि नाउन है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ये भी ख्याल रखना आपने कि एक तो आईएनजी और साथ में क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, नाउन नहीं होना चाहिए। नाउन हुआ ना तो फिर है ना गड़बड़ हो जाएगी, आंसर है ना आपका गलत हो जाएगा, 1 मार्क है ना फ्री का आप है ना बोलेंगे। तो वर्ब का हमें है ना यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, लाफिंग इज अ टॉनिक फॉर ब्रोकन हार्ट्स। अगेन लाफिंग यहाँ पे भी है, लेकिन एज अ नाउन है, ठीक है, एज अ जिरंड है, आप कह रहे हैं जिरंड है। ठीक है, इसको अगर आप यूज करना चाहें, अ वर्ब दैट इज यूज्ड एज अ नाउन, मतलब एक आप वर्ब को है ना नाउन की तरह यूज करना है, हम कहते हैं जिरंड। ठीक है, जिरंड को स्पेल कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख लेता हूँ, GURUND। ठीक है, जिरंड ये है ना, इसके साथ है ना आप कंफ्यूज ना कीजिएगा। जिरंड क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वर्ब्स दैट आर ट्रीटेड लाइक यूज्ड, कह लेते हैं यूज्ड लाइक नाउन्स। ठीक है, जैसे स्विमिंग, स्विमिंग इज अ फन एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे स्विमिंग आपको जिरंड हो गया, ऑल्दो ही इज स्विमिंग। ठीक है, इस केस में स्विमिंग को आप एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे एज जिरंड, लेकिन जब इसको आप वर्ब की तरह यूज करेंगे तो वो वर्ब होगा। ठीक है, ये फर्क है, तो ये ख्याल रखिएगा, यहाँ पे ना ये ट्रिक है। ठीक है, इसके साथ है ना आप कंफ्यूज ना हो जाइए। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा इसका हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स अ क्लॉज। ठीक है, क्लॉज, क्लॉज को हमें ढूंढना है। ऑप्शंस अगर हम पढ़ें यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, ही वॉज रनिंग डाउन टू द स्ट्रीट, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, व्हाई दे लेफ्ट अर्ली इज नोन टू अस। फिर ही ग्रीटेड मी विथ अ स्माइल। अगर आप देखें यहाँ पे, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें क्लॉज पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो है ऑप्शन नंबर सी, व्हाई दे लेफ्ट अर्ली। ये आपका है ना एक क्लॉज है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट कॉन्टेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड लक्जरी। इसका मतलब ये, यहाँ पे आप बोलोगे ये पता नहीं क्या अजीब, करेक्ट कॉनोटेटिव मीनिंग, मतलब इसका मतलब ये सिनोनिम, मतलब मिलता जुलता। ठीक है, आपने यहाँ पे अल्फाज दे दिया लक्जरी। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा अल्फाज यहाँ पे चारों ऑप्शंस में दिया हुआ है जो लक्जरी से ना मैच करता हो। तो पहला ऑप्शन है होम। अच्छा, होम मतलब ऐसा नहीं, होम लक्जरी से ऐसा कुछ रिलेट तो नहीं करता, तो इसको हम मैंने छोड़ देंगे फिलहाल। फिर आगे पैलेस। हाँ भाई, पैलेस एंड लक्जरी, लक्जरी का मतलब क्या होता है भाई, मतलब आप है ना फर्स्ट क्लास भाई जिंदगी रह रहे हो, आपको एक पूरा महल मिल गया, आप बोलोगे भाई फर्स्ट क्लास चीज़ है यार पैलेस, इसलिए इसका आंसर देगा, क्योंकि ये है ना डिस्क्राइब कर रहा है, ये है ना सिमिलर मीनिंग है टू लक्जरी। ठीक है, लक्जरी का अगेन क्या मतलब होता है, कि मतलब आप है ना भाई अमीरों की तरह और सब है ना, ऐसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में पैलेस, पैलेस में रहना एक लक्जरी है। क्यों भाई, पूरे महल पड़ा हुआ है आपके पास, भाई इतने सारे आपके पास गुलाम पड़े हुए हैं, आपके काम कर रहे हो वगैरह, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आपने बस एक घंटी बजानी है, कोई भी आ जाएगा आपके पास, ये होता है पैलेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया क्वेश्चन 6 का। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। पिक आउट द ऑप्शन विच डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ मेटाफर। हो, मेटाफर हमें ढूंढना है। ठीक है, अब हम देखेंगे पहला ऑप्शन टाइम इज मनी, यही है ना आपका आंसर है, टाइम इज मनी। कैसे, मेटाफर ये होता है कि आपने है ना दो चीजें जो बिल्कुल भी कनेक्टेड ना हो,
ठीक है। आपने दो अलग ही कोई है ना चीजें ले ली और आपने उनको कनेक्ट कर दिया, जैसे टाइम इज मनी, भाई वक्त और पैसा आपने उनको मिला दिया। वक्त अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग चीज है। टाइम एक तनी अलग ही चीज है, फिजिक्स की चीज है, और मनी भाई फाइनेंस की चीज हो गई। आपने है ना दोनों को कंबाइन कर दिया, आपने बोले अब ये वक्त है ना पैसों के बराबर है। ऐसे हम कहते हैं मेटाफर। आपने दो अनरिलेटेड चीजों को रिलेट कर दिया, दो चीजें जो बिल्कुल भी कनेक्टेड ना हो उनको आपने है ना कनेक्ट कर दिया एक साथ, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम टाइम इज मनी मेटाफर, ठीक है। बाकी भी ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे कि ये वाली गलत क्यों है। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, यहाँ पे हवा जो है उसको ट्रीज के साथ कनेक्ट किया गया है। कैसे? विस्पर्ड के साथ। विस्पर कौन करता है? इंसान करता है। तो इसे हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि पर्सोनिफिकेशन हो रही है। जो चीज इंसान करता है वही आपकी है ना नॉन लिविंग चीज कर रही है। यहाँ पे हवा है वो है ना इंसानों की तरह विस्पर कर रही है, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, मेटाफर नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर सी, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, ये हो गया सिमिली। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एज यूज किया गया ना। अगर हम लाइक या एज यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिमिली, मतलब कंपेयर किया जा रहा है यूजिंग एज, लाइक और ऐसे वाले टर्म्स, तो इसे हम बोलते हैं सिमिली। और हमें सिमिली नहीं मेटाफर चाहिए, तो ये गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर डी, द लीव्स रसल्ड इन द ऑटम ब्रीज, यहाँ पे वही जैसे ऑप्शन बी में हवा और पेड़ को कनेक्ट किया जा रहा था, यहाँ पे भी है ना हवा और पत्तों को है ना कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन रसल्ट, रसल्ट क्या है? एक इमेजरी टाइप है, वरना नहीं तो आप इसको है ना लगभग पर्सोनिफिकेशन भी कह दें, मतलब आधी पर्सोनिफिकेशन है, उसकी वजह से ये भी गलत है। हमारा सिर्फ मेटाफर एक है, वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव का मतलब क्या है? इम्पेरेटिव का मतलब ये है कि आप है ना डायरेक्टली उसको एक ऑर्डर दे रहे हो, या फिर आप डायरेक्टली एक है ना स्टेटमेंट उसको दे रहे हो, ठीक है, ऑर्डर कर रहे हो उसको। तो हम पहला सब ऑप्शन देखते हैं, आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क विल यू गो आउट एंड प्ले। नहीं, ये इम्पेरेटिव नहीं है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन और इम्पेरेटिव अलग चीज होती है। फिर ऑप्शन बी, रनिंग थ्रू द मेडो द डॉग चेस्ड बटरफ्लाइज, ये एक डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, एक सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, इम्पेरेटिव नहीं है, तो ये भी नहीं किया। ऑप्शन सी, द ओल्ड बुक विद द worn आउट कवर हैड ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ये है ना अगेन किताब को है ना डिस्क्राइब कर रहा है, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी, गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, ये आपका आंसर है। कैसे? क्योंकि उसने बोला कि सीधे जाओ और लेफ्ट टर्न मार लो, ये है ना ऑर्डर काइंड ऑफ आप दे रहे हो उसको, है ना डायरेक्टली बता रहे हो क्या करने के लिए, डिस्क्राइब नहीं कर रहे, इसलिए इसका आंसर हो गया डी, द गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? चूज द ऑप्शन विच इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? सबसे पहले तो नाउन्स आपके ये होते हैं, हमने 5 कैटेगरीज दी है। नेम, किसी का नाम, प्लेस, कोई जगह, एनिमल, थिंग्स, ठीक है। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ठीक है। ये हो गए आपके नाउन्स। अब आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आप क्या करते हैं? आप नाउन्स ये वाले यूज नहीं करते, ठीक है। नेम, प्लेस, एनिमल्स, थिंग, आप है ना एक एडजेक्टिव या फिर हम है ना क्या करते हैं, एक आइडिया या फिर एक फीलिंग, ठीक है। आइडिया या फीलिंग को हम क्या बना देते हैं? नाउन बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका किसी का नाम नहीं होगा, किसी बंदे की कोई जगह, नाम, जानवर या चीजें नहीं होगी। इसमें क्या होगा? आपने एक आइडिया या फीलिंग ले ली, ठीक है। लेट्स से आपने ले लिया यहाँ पे मायूसी, डिप्रेशन, आपने डिप्रेशन को नाउन बना दिया, ठीक है। कैसे वो हम देखते हैं, लेकिन क्योंकि आपने एक आइडिया या फीलिंग को नाउन बना दिया, उससे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। टर्निंग आइडियाज स्लैश फीलिंग्स इनटू नाउन्स, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ऑप्शंस देखेंगे अगर। चूज द ऑप्शन विच इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए कैट चेस द माउस अक्रॉस द यार्ड, यहाँ पे नाउन्स कौन से आपके? कैट हो गया, माउस हो गया और यार्ड हो गया। इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, तो इसलिए ये है ना आपका गलत लिखा। फिर आते हैं, द चिल्ड्रन बिल्ट अ सैंड कैसल ऑन द बीच। चिल्ड्रन हो गए, उन्होंने क्या बनाया? सैंड कैसल और बीच, ये भी आपके नॉर्मल नाउन्स हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नहीं है, तो ये गलत है। फिर शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे देखिए हैप्पीनेस, उसको क्या बना दिया गया? नाउन बना दिया गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे? क्योंकि उसको क्या फील हुआ? सर्ज ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ पे सर्ज ऑफ हैप्पीनेस लिखा हुआ है, उसको ये फील हुआ है, उसकी वजह से ये हो गया आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया सी। अब यहाँ पे ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे प्लांट्स हो गया, ठीक है। और
ऑक्सीडेंट। ठीक है, ये हो गए आपके नाउन्स, उसकी वजह से ये गलत है। तो इसलिए आपका जो फाइनल आंसर है ना ऑप्शन सी, क्योंकि उसमें हैप्पीनेस लगा हुआ है। ठीक है, फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इलेटेड इज। अब इलेटेड क्या होता है? इलेटेड की है ना हमें क्या देखना है, एक काइंड ऑफ लाइक एक सिनोनिम लिखना है यहाँ पे, डिलाइटेड, कंफ्यूज, डिप्रेस, डिजेक्टेड। ठीक है, अब अगर आपको इलेटेड का मतलब पता है, ठीक है, अगर आपको पता है इलेटेड का, मैं समझता हूँ आपकी है ना वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, तो आपको पता है कि आंसर ए है। लेकिन लेट्स से आपको नहीं पता, आप पहली दफा इलेटेड सुन रहे हो, आप बोल रहे हो पता नहीं सर क्या चूज करें, रिलेटेड का मतलब ही नहीं पता। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक है ना ऐसी ट्रिक बताएंगे जो हम है ना हमारी ट्यूशन वाले बच्चों को बताते हैं। आप ये देखें कि इनके मतलब क्या है, क्या वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब यार कि है ना बहुत ही अच्छी चीज हो। ठीक है, अच्छी चीज, या जैसे आप ले लें फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, आप सुनते हैं तो एक तो अच्छा ये अच्छी चीज है। ठीक है, वॉन एन अवार्ड, ठीक है, आप जीत गए। ठीक है, तो मतलब ये भी एक अच्छी चीज है। नेगेटिव में चीज कौन सी है? जैसे आप मायूस हैं, ठीक है, सैड हो गए। ठीक है, और लेट्स से आप है ना परप्लेक्स्ड हैं। ठीक है, ये क्या होती है? जब आप ये सुनते हैं तो समझ आता है कि अच्छा ये नेगेटिव है, मतलब ये अच्छी चीजें नहीं है। हम क्या चाहते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में हम ऐसी चीजें डालें जो है ना अच्छी चीजें हों, और नेगेटिव में हम कौन सी चीजें डालें जो बुरी चीज हो। अब यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब आपको पता है खुश होना। डिलाइटेड मतलब आप खुश हो गए, ये अच्छी चीज है, तो इसलिए हमने उसको कह दिया पॉजिटिव है। फिर आ गया ऑप्शन नंबर बी, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज मतलब यार अच्छा आप है ना परेशान हैं और साथ में पता नहीं क्या करना है, ये है ना एक बुरी चीज है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव कह देंगे। ठीक है, कंफ्यूज का मतलब वही हो गया, आप है ना परप्लेक्स हैं या पता नहीं कंफ्यूज हैं, आप ये नहीं चाहते। ठीक है, आप है ना चाहते हैं भाई हमारा जो दिमाग है बिल्कुल है ना क्लियर होना चाहिए, वो अच्छी चीज होती है। आप है ना भटके हुए हैं, गुम हुए हैं, नहीं वो गलत है। ठीक है, वो अच्छी चीज नहीं है, वो बुरी चीज है, इसलिए हमने उसको नेगेटिव कह दिया। फिर आ गया डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का क्या मतलब है? डिप्रेस्ड का मतलब यार आप मायूस है, सैड है, ये भी क्या है? एक नेगेटिव चीज हो गई, बुरी चीज है। ठीक है, ये अच्छी चीज नहीं है, आपको खुश होना चाहिए हमेशा। फिर डिजेक्टेड, ठीक है, अगेन ये भी है ना नेगेटिव चीज हो गई, आपको है ना मना किया गया है, आपको इग्नोर मार दिया, तो ये भी है ना बुरी चीज है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, तीन चीजें नेगेटिव है, एक चीज पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पता है कि यार ये जो तीन चीजें हैं यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो ये क्या है? ये ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और ये एक वाइट चीज है जो है ना अलग है सबसे। उसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो गया? ए, क्योंकि हमें पता है कि ये है ना अलग है हर किसी से, और ये तीनों है ना ये मिलती जुलती हैं। ये है ना ट्रिक हम है ना ट्यूशन वाले बच्चों को बताते हैं, और ये है ना 90% ऑफ द है ना केसेस में ये चल जाती है ये ट्रिक। ठीक है, अगर आपको अल्फाज का मतलब नहीं पता है रिलेटेड का, तो ये है एक ट्रिक। ठीक है, आपको भी ट्यूशन में आना, हम ऐसी है ना ट्रिक्स आपको बता देंगे। ठीक, लेकिन अभी है ना हमने आपको मॉडल पेपर में बता दिया, ऐसी ट्रिक्स है ना आप अपने एग्जाम में यूज कीजिएगा, 2 दिनों में पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 11, आइदर स्टे हियर और गो आउट। दिस सेंटेंस illustrates the use of क्या? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब यहाँ पे देखें आइदर एंड और को अंडरलाइन किया गया है, आइदर एंड और। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी है ना कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कैसे कोरिलेटिव कंजंक्शन? ये आपने है ना पढ़ा हुआ है कि जब आइदर और यूज किए जा रहे हैं वो है ना रिलेशन में होते हैं, काइंड ऑफ आइदर और एक है ना कोरिलेशन है उनके बीच में, उसकी वजह से है ना इसका आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन 11 सही हो गया। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पे क्या है? चूज द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ ए कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन मतलब प्रपोजिशन तो आपको पता है क्या होते हैं। अब कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा अल्फाज हो। ठीक है, ही वेंट टू द स्टोर, टू यहाँ पे प्रपोजिशन है लेकिन एक है सिर्फ, तो इसलिए ये आपका है ना आंसर नहीं है। प्रपोजिशन आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रपोजिशन की लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे जाएंगे प्रपोजिशंस लिस्ट, गूगल पे आप चले गए, प्रपोजिशंस की सारी लिस्ट आपने निकाल ली। अबव, अबाउट, अक्रॉस, ये सारे ना प्रपोजिशंस होते हैं, सारे ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रपोजिशन क्या होने चाहिए। लेकिन ये कॉमन प्रपोजिशंस है, एक दफा आप है ना एग्जाम से पहले प्रपोजिशंस देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन प्रपोजिशंस क्या होते हैं? बस बेसिकली ना कनेक्शंस होते हैं, कनेक्ट करने के लिए होते हैं चीजें। ठीक है, प्रपोजिशंस आपको पता होने चाहिए।
तो यहाँ पे एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसमें सिर्फ एक अल्फाज है, हमें ये नहीं चाहिए। दे विल मीट आफ्टर लंच, यहाँ पे भी है ना एक प्रपोजिशन वाला अल्फाज है, मतलब एक ही अल्फाज है। कंपाउंड का क्या है, कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा अल्फाज होने चाहिए, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे शी वॉज हैप्पी ड्यू टू हर प्रमोशन, ठीक है, टू भी यहाँ पे एक ही है, तो ये गलत है। फिर आखिरी वाला यहाँ पे आप देखें, ये सही है। कैसे, शी अराइव्ड एट द पार्टी इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन, भले भाई भी बारिश हो फिर भी इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ क्या होता है, प्रपोजिशन होता है उसकी वजह से, क्योंकि इसमें कंपाउंडेड प्रपोजिशन है। ये कंपाउंड प्रपोजिशन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे तीन अल्फाज यूज हो रहे हैं, एक अल्फाज नहीं तीन अल्फाज, तीन अल्फाज मिला के एक प्रपोजिशन बन रहा है, क्योंकि सिर्फ एक अल्फाज नहीं। आप पिछले वाले देख लें, टू यूज किया गया है खाली, आफ्टर यूज किए गए, ये सारे क्या है, सिंगल वाले वर्ड्स के हैं ना। जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होता है केमिस्ट्री में यार, एलिमेंट में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, कंपाउंड में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं एक साथ। वैसे ही इसमें भी है ना, प्रपोजिशन में आप वही कॉन्सेप्ट लगा लें, इन स्पाइट ऑफ मतलब एक प्रपोजिशन ही सारे प्रपोजिशंस एक साथ मिला के, तो इसलिए इसका आंसर डी हो गया, बाकी सारे आपके गलत हो, ठीक है। केमिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ी, फर्स्ट केमिस्ट्री हर किसी ने पढ़ी हुई होगी यहाँ पे, तो कह रहे ठीक है। अब आते हैं हम, शी वर्क थ्रू आउट द ईयर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज एन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल है ना इसने काम किया है, तो इससे हम क्या कहते हैं, तो ये है ना, सबसे पहले यहाँ पे देखें फ्रेजेस हैं, कौन से, एडवर्बियल, एडजेक्टिवियल, प्रपोजिशनल एंड एडवर्ब ऑफ अ मैनर, ठीक है। इसका जो आंसर है ना वो है आपका ए, एडवर्बियल फ्रेज। क्यों, क्योंकि है ना ये डिस्क्राइब कर रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उसके काम को। ये है ना वर्ब उसका जो था ना उसको डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा ये है ना पूरे साल काम कर रही थी, पूरे साल क्या कर रही थी, यहाँ पे देखें थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, पूरे साल क्या कर रही थी, काम कर रही थी, तो ये है ना वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। इसकी वजह से एडवर्ब मैंने शुरू में बताया था, एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे एड और वर्ब, एड और वर्ब कैसा है, एड मतलब एडजेक्टिव से, और वर्ब मतलब जो आप है ना कर रहे हो काम, ठीक है, वर्ब जो एक्शन ले रहे हो। वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि ये आपके काम, आप काम कर रहे हो पूरे साल, काम को डिस्क्राइब कर रहा है कि पूरे साल आप काम कर रहे हो, तो उसकी वजह से ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज इसका है ना आंसर होगा, क्योंकि एक अल्फाज यूज नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, द सेंटेंस इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट यूज ऑफ टेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ टाइमनेस। अच्छा अब यहाँ पे हमें सवाल पढ़ने और देखने के, अच्छा यहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड टेंस मतलब टाइम्स, और ये है ना मतलब भाई सिंपल है ना, ग्रामर का सवाल है, ये हमें देखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ही हैड कम टू सी मी यस्टरडे, ठीक है, ये है ना कल आया था मेरे पास, ठीक है, देखने, ठीक है, ये कल मुझे देखने आया, ठीक है। ही हैज कम टू सी मी यस्टरडे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा ही केम टू सी मी यस्टरडे, और चौथा ही यूज्ड टू कम टू सी मी यस्टरडे। सबसे पहले आपने ये सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसमें से है ना देख के आपको ये पता होना चाहिए कि ई और बी गलत है। क्यों, क्योंकि ये है ना अजीब से साउंड कर रहे हैं। ही हैज कम टू सी मी यस्टरडे, भाई ये गलत है, हैज यहाँ पे ऐसा नहीं, गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद ही यूज टू कम टू सी मी यस्टरडे, ये भी गलत है, मतलब ये मुझे है ना देखने आता था कल, भाई क्या मतलब है, कल देखने आता था, ये गलत है, ठीक है। अब बचा क्या, ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन ए भी गलत है, क्यों, ये भले आपको सही लगे लेकिन ट्रिक है, ही हैड कम टू सी मी मतलब कल मुझे देखने आया था, ये गलत है, ही केम टू सी मी, केम यहाँ पे यूज होगा, हैड कम नहीं यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये गलत है, और यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो होगा सी, ठीक है। तो गलत कलर यूज हो गया, कहाँ गया, क्रीम कलर, ये है ना इसका आंसर है, बाकी है ना ये गलत है, ठीक है। अब आखिरी सवाल पे आते हैं सेक्शन ए के। सेक्शन ए में देयर वाज डैश काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो अच्छा अब यहाँ पे देयर वाज डैश काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब यहाँ पे आप डालेंगे देयर वाज द काउ, ये गलत है। द काउ गलत क्यों है, क्योंकि यार पहले काउ को मेंशन नहीं किया गया, तो द तो आप डायरेक्टली हटा देंगे। नो आर्टिकल ये भी गलत, हटा दें, भाई लगाना पड़ेगा। देयर वाज काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो गलत है। बचा ए एंड एन, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, एन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एन तब होता है जब वो वावल्स के लिए होता है, वावल्स वाली नॉइज हो। यहाँ पे काउ है क्योंकि है ना कॉन्सोनेंट का साउंड है यहाँ पे, उसकी वजह से ए होगा। देयर वाज अ काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हाँ अब है ना सही से सेंस कर रहा है। आप यहाँ पे है ना अपने ऑप्शंस है ना यहाँ पे डाल के भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला ए, सो यहाँ पे मैंने लिखा अब देयर वाज अ काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड,
अब सेंस कर रहा है, यस सेंस कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, लेट्स से मैं डालता हूँ एन, देयर वाज एन काउ ग्रेजिंग, नहीं गलत है भाई, पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे आप चेक करेंगे। अब आपने क्या किया, यहाँ पे है ना सारे आपने अपने एमसीक्यूज है ना हाईलाइट कर लिए, ठीक है। आपने है ना डायरेक्टली यहाँ पे कलर नहीं करना है। क्यों, आपने यहाँ पे कलर किया फिर आपने देखा अच्छा नहीं यार ये गलत, मैंने गलत कलर कर दिया, आपका टाइम भी जाएगा और है ना टेंशन भी खाम की होगी। आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे है ना जैसे मैंने अभी यहाँ पे टिक मारे में, आप है ना हल्का सा यहाँ पे है ना छोटा सा टिक मार लें, ये बताने के लिए अच्छा ये सही है। ये आपने शुरू के 15 मिनट में करना है। जब आपके 15 मिनट पूरे हो जाए, मैंने शुरू में बताया था ना कि 15 मिनट आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, 5 मिनट आपने चेक करना है और सर्कल करने हैं। तो आपने है ना अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से टिक मार दिए, ठीक है। मैंने तो बड़े वाले मारे हैं क्योंकि मैं तो भाई एग्जाम नहीं दे रहा, आपने एग्जाम देना है, लेकिन आप है ना छोटी से यहाँ पे टिक मार के ये कह सकते हैं अच्छा नहीं इसका आंसर बी है। अब आखिरी के जो 5 मिनट है जब एग्जाम के बच्चे आप यहाँ पे आएंगे ऐसे ही सर्कल करते रहेंगे, यहाँ पे ये 5 मिनट आप इस पे लगाएंगे और ये भी चेक करने के लिए अच्छा मैंने है ना सही से किए हुए हैं या नहीं, ठीक है। सर्कलिंग आप आखिर में करेंगे, शुरू में आप सिर्फ सॉल्व करने, सॉल्व करना और सर्कल करना एक चीज साथ में ना करें, मल्टीटास्क ना करें, कहीं गलती ना हो जाए। आपने है ना ये ना कर लिया हो कि भाई अच्छा गलत है ना, अच्छा अब टेंशन हो रही है यार, अच्छा नहीं गलत किया है, नहीं टेंशन ये अभी नहीं लेनी है। आपने हल्का सा बस यहाँ पे टिक मार के बस चेक कर लेना है अच्छा ये है ना सही आंसर है मेरा। फिर है ना यहाँ पे आखिर में आके जब मैंने सारे सॉल्व कर लिए 5 मिनट अपने के लिए बचा के रखें, आखिरी के 5 मिनट में सिर्फ यहाँ पे है ना सर्कल करते जाए, ठीक है। ये है ना ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी, ठीक है। इससे हमारा क्या हो गया, सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है अब आपको है ना पूरा समझ आ गया होगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, सोचना कैसे, ये हमने आपको पूरा सिखा दिया। अब आपका एग्जाम आएगा आपने वैसे ही सोचना है ताकि आप भी है ना एमसीक्यूज में फुल मार्क्स ला सकें। वापसी मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और साथ में कमेंट भी कर लें कि आपको पहले क्या गेस्ट पेपर चाहिए या फिर आपको पूरी किताब की रिवीजन चाहिए। आप ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आ ही गए हैं तो मैं आपको वापसी याद दिला दूं कि यहाँ पे फ्री के नोट्स, लेक्चर्स और गेस्ट पेपर्स पड़े हुए हैं आप लोग के लिए जो गूगल ड्राइव पे लेके जाते हैं, जो हमारे वो वाले सवाल है जो एग्जैक्ट पेपर में आते हैं, जो मैच होते हैं। और उसकी वजह से हमारे 300 से ज़्यादा बच्चे थे जिनके है ना 90% ज़्यादा मार्क्स आए थे। सो वो ज़रूर आप है ना कमेंट सेक्शन से जाके देख लीजिएगा। और अब जब बात आती है सेक्शन बी और सेक्शन सी की, ये हम यूट्यूब पे नहीं डालते। अब ये देखें ना हमारे पास 300 बच्चे कैसे आए जिनके 90% ज़्यादा मार्क्स थे। हम आपको सिखाते हैं कि आंसर कैसे लिखने हैं। ये हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बैच के बच्चों को सिखाते हैं कि यार आंसर कैसे लिखते हैं। एग्जामिनर है आपका कंजूस, वो काटता है मार्क्स हर छोटी छोटी बातों पे, हर छोटी छोटी जगहों पे। हम आपको बताते हैं कि आंसर ऐसे लिख के आओ ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, वो मजबूर हो आपको फुल मार्क्स देने पे। तो अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, ये हमारी पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है, आप हमारी है ना रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी आखिरी बैच है पूरे साल की जिसमें हम आपको गेस्ट पेपर्स देने वाले हैं, 4 गेस्ट पेपर्स, और फिर साथ में हम आपको उनके आंसर कैसे लिखते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे ताकि आप भी है ना फुल मार्क्स ला सकें, 90% ज़्यादा मार्क्स ला सकें। ये हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देते हैं, रिकॉर्डिंग्स, वन शॉट लेक्चर्स, नोट्स, अलग अलग किस्म के नोट्स, एनुअल पेपर, मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ें हम आपको बैच में करवाते हैं और हम आपको सिखाते हैं कि आंसर ऐसे लिखे आओ ताकि आपके मार्क्स पूरे के पूरे आए सवाल में और आप 90% ज़्यादा मार्क्स ला सको। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी बैच तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के 800 रुपये और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं तो 3000 रुपये। तो आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन कर लें और हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें जो नंबर दिया हुआ है और हम आपको हमारी बैच में ऐड कर लेंगे और हम आपको सिखाएंगे कि 90% से कैसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं।